सो जय हिंद साथियों। अगस्ता एस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता एस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपकी सीरीज अभी चल रही है 71 बीपीएससी को ध्यान में रखकर क्विक रिवीजन की क्लासेस, वे क्विक रिवीजन की क्लासेस के को ही आज एक जो कल की टॉपिक में हमने पिछले वीडियो के टॉपिक में जो हमने डिस्कस कराया था उसी टॉपिकों को हम कंटिन्यूअस लेके चलने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ और उस संवैधानिक विकास के माध्यम से भारत की शासन की क्या क्या रूपरेखा किस प्रकार से निर्धारित हुई है, इन सारी चीज़ों पर आज के सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और ये सेशन काफ़ी शॉर्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंटों को ध्यान में रखकर ये सेशन तैयार किया जा रहा है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा, चाहे वो 71 बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लेकर हो, चाहे एईडीओ एग्जामिनेशन या स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशनों के लिए काफ़ी एक हेल्पफुल ये सेशन आपका रहेगा। तो सेशन को ज़्यादा लेट न करते हुए आज के सेशन के माध्यम से कल की क्लास को यानी पिछले टॉपिक के माध्यम से जो हमने जहाँ पर हमने इसको रिज्यूम किया था उसी को कंटिन्यूअस इसको लेके चल रहे हैं। तो सेशन के माध्यम से जो हमें टॉपिक की शुरुआत करना है वो टॉपिक आप देख ही रहे होंगे, जो है वो लिखा हुआ है ब्रिटिश कालीन संवैधानिक विकास। और इस ब्रिटिश कालीन संवैधानिक विकास के माध्यम से हमने लास्ट क्लास के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट के उदय यानी रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन, इन सारे चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने का क्या कारण रहा और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजन रहा, इस पे भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर भी हमने बात किया था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के दायरे को, सुप्रीम कोर्ट के कार्य को काफी सीमित करने का प्रयास किया गया था। देन उसके पश्चात एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद हमने महत्वपूर्ण एक्ट एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पे भी डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने कंपनी के शासन की रूपरेखा को द्वैध रूप में स्थापित किया था, सीओडी और बीओसी के रूप में। और साथ ही साथ परिषद की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था, ये भी हमने लास्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस कराया था। उसके पश्चात 1786 के अधिनियम के माध्यम से हमने बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को एक राइट दे दिया गया था, जो परिषद के निर्णय को भी विशेष परिस्थिति में वो चेंज कर सकता है या और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। देन उसके पश्चात हमने 1793 का चार्टर एक्ट पे भी डिस्कस कराया कि इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को पुनः व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट में भी हमने इसी प्रकार के प्रोविजनों को बताया कि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई थी, सिवाय चाय और चीन को छोड़कर। तो चाय और चीन को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा कंपनी का समस्त व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, साथ ही साथ रेगुलेशन, इसे 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमने मिशनरियों का भारत में प्रवेश और शिक्षा पर 1 लाख रुपए की खर्च करने का प्रोविजन बताया। तो ये सभी चीज जो है वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आप चैनल पे जाकर आप इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिनका ये वीडियो जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट या संवैधानिक विकास की क्लास की छूट गई है। आज के सेशन के माध्यम से जो हम टॉपिक पे डिस्कस करवाएंगे वो है 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का एक्ट, 1861, 1892, 1909 और 1919 जैसे एक्टों को डिस्कस करेंगे। तो प्रयास करेंगे कि आज सेशन के माध्यम से बहुत सारे एक्टों को डिस्कस करा दिया जाए। तो सेशन में एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका नेक्स्ट एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट एक्ट जो है वो है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट में हमें डिस्कस क्या क्या करना है, पहले तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये डिस्कशन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस चार्टर एक्ट के तहत हमें इसके प्रावधानों पर डिस्कस करना होगा एक, और ये प्रावधान क्या क्या रहा है वो हमें लेके चलना है। और इस चार्टर एक्ट ने भारत में एक केंद्रीकरण प्रक्रिया की नींव को स्थापित किया, इस पे भी हमें डिस्कस करना है। तो ये जो केंद्रीकरण प्रक्रिया यानी ये जो सेंट्रलाइजेशन जो है, ये सेंट्रलाइजेशन किस प्रकार से स्थापित हुआ, इसे भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो इस चार्टर एक्ट के तहत इन तमाम प्रोविजनों पर हमें एक एक करके डिस्कस करना है। जैसे अगर हम प्रोविजन के संदर्भ में बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के संदर्भ में, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन के संदर्भ में और फाइनेंशियली सेंट्रलाइजेशन के संदर्भ में। इसके अलावा जो है इस चार्टर एक्ट के तहत जो है वो अन्य प्रावधान भी रहा, जैसे कंपनी का समस्त प्रकार के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति जैसे प्रोविजन
भी इस चार्टर एक्ट के तहत हम देखते हैं। तो इन सारे चार्टर एक्टों को हम समझने का प्रयास करेंगे और ये चार्टर एक्ट के जो ये प्रोविजन हमने बताया कि ये सेंट्रलाइजेशन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, सेंट्रलाइजेशन की पराकाष्ठा किस प्रकार से स्थापित हुआ, हमें सबसे पहले ये देखना है। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली, सेंट्रलाइजेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब होता है शक्तियों का केंद्रीकरण करना, यानी शक्ति किसी एक के हाथ में देने का प्रयास। और ये सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस के रूप में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत अगर देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ये सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी थी और फाइनली 1833 तक आते आते ये सेंट्रलाइजेशन जो है वो पूरा हो चुका था। तो ये सेंट्रलाइजेशन का जो हम प्रोसेस बता रहे हैं, ये प्रोसेस इस ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस की शुरुआत अगर देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही शुरुआत कर दिया गया था और 1833 से पहले के कुछ ऐसे एक्ट है जो सेंट्रलाइजेशन के आधार को दर्शाता है, जैसे 1781 का एक्ट, ये भी एक सेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस निकल कर आता है। जैसे 1786 का एक्ट, ये भी एक सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस को दर्शाता है। और फाइनली अगर देखें तो ये सेंट्रलाइजेशन जो है वो निकल कर आता है 1833 के चार्टर एक्ट। तो ये जो ग्राफ है ये सेंट्रलाइजेशन का आधार निकल कर आता है और इस सेंट्रलाइजेशन के तहत जो शक्ति किसी एक के हाथ में देने का प्रयास था वो था बंगाल के गवर्नर को। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को। इस बीच में एक और है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो बंगाल के गवर्नर को ही शक्ति जो है वो एक देने का प्रयास किया गया, जिसका प्रारंभिक शुरुआत होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ ही साथ जो प्रोविजन था कि इसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद भी लाया गया। फिलहाल ये समझिए कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना ये बंगाल के गवर्नर के शक्ति को बढ़ाने का प्रयास था। लेकिन 73 के चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट में कई ऐसे प्रोविजन थे जो गवर्नर जनरल की शक्तियों को सीमित करता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करता था, गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप करता था, कंपनी के कोर्ट में हस्तक्षेप करता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया, उस हस्तक्षेप को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और जिसके तहत गवर्नर जनरल और उसके परिषद या कंपनी के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ये प्रोविजन दर्शाता है कि गवर्नर जनरल और सह परिषद के नियंत्रण से गवर्नर जनरल सह परिषद को सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण से दूर रखने का प्रयास किया गया। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी प्रकार से गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाने का एक और उदाहरण मिलता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जिसके तहत परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से परिषद जो है वो गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। ये परिषद के लोग एक साथ हो जाते थे और गवर्नर जनरल के निर्णय को प्राय ये लोग क्या कर देते थे, निरस्त कर देते थे, जिस कारण गवर्नर जनरल की शक्ति जो थी वो सीमित थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो पहले ये गवर्नर की संरचना इस प्रकार से थी 1+4 यानी परिषद की संख्या 4, उसको घटाकर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत संरचना ला दिया गया 1+3, यानी परिषदों की संख्या को घटाना भी ये कहीं ना कहीं शक्ति का केंद्रीकरण करने का प्रयास था और गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास। और इसी गवर्नर जनरल की शक्ति का बढ़ाने का एक और उदाहरण मिलता है 1786 का एक्ट, जिसमें प्रोविजन हमने आपको बताया था कल कि गवर्नर जनरल विशेष परिषद में परिषद के भी निर्णय को रद्द कर अपने निर्णय को बढ़ा सकता है।
यानी परिषद के निर्णय को रद्द कर अपने निर्णय को बढ़ाना या अपने निर्णय को लागू करना, ये कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाने का ही एक रूपरेखा था। यानी शक्ति जो है वो गवर्नर जनरल के हाथ में ही देने का एक आधार निकल कर आया। और फाइनली यह सारा रूपरेखा निकल कर आता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, जो इसी गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये प्रोसेस ही सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस रहा, जिसकी शुरुआत अगर देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये पूर्ण हो जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अगर देखें तो ये सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त होता जाएगा। और यही प्रोसेस जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन का आधार निकल कर आता है, जिसका प्रमाण 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का एक्ट जैसे प्रोविजनों में देखा गया, जो हम लास्ट आने वाले सेशन पे डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफ जहां पर सेंट्रलाइजेशन को दर्शा रहा है, वही ये ग्राफ जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन तो हमने बताया कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ शक्ति का केंद्रीकरण करना, और ये शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में ही देना था, जो ये प्रोसेस यहां तक निकल कर आया, जो फाइनली 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्ण हो जाता है। अब सेंट्रलाइजेशन का वो कौन कौन सा आयाम है वो हमें सबसे पहले समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सेंट्रलाइजेशन का जो आधार निकल कर आता है, अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण का, अगर हम आधार देखें तो ये सेंट्रलाइजेशन का कई ऐसे आधार था। सेंट्रलाइजेशन का एक आधार निकल कर आता है आपका ये पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, यानी राजनीतिक केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का दूसरा आधार अगर देखें तो सेंट्रलाइजेशन का दूसरा आधार निकल कर आता है आपका लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, विधायी केंद्रीकरण। और सेंट्रलाइजेशन का तीसरा आयाम निकल कर आता है फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन, वित्तीय केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये सभी प्रोविजन जो था वो आपको 1833 के चार्टर एक्ट में लाया गया। यही 1833 का चार्टर एक्ट का मेन प्रोविजन रहा है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, अब हम उसको क्या कर दिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए। और जैसा ही हम इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए, ये वैधानिक तौर पर जितने भी प्रांत के या प्रेसिडेंसी स्तर के गवर्नर थे वो सब किसके अधीन आ गए, ये सभी जो है वो मुख्य रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। यानी पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल बनाना बंगाल के गवर्नर जनरल को, और इसको बनाते ही वैधानिक तौर पर बंबई और मद्रास के गवर्नर जो है वो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। इसका तात्पर्य है कि जो उन्हें राइट मिला हुआ था पहले, वो सारे राइट को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। जैसे अब प्रेसिडेंसी स्तर पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार इन बंबई और मद्रास के गवर्नरों से क्या किया गया, छीन लिया गया। यही बेसिकली है पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। और इस पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के तहत जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना वो थे विलियम बेंटिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीकरण किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो व्यक्ति था वो था विलियम बेंटिंग। उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पहले प्रेसिडेंसी स्तर पे जो लॉ बनाया जाता था, अब वो लॉ नहीं बनेगा। अब एक लॉ बनेगा
और वो लॉ जो है वो गवर्नर जनरल और उसके परिषद के मेंबर बनाएंगे, और वो जो लॉ लागू होगा वो पूरे भारत में क्या होगा, लागू होगा। यानी कि और विधायी शक्ति का क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। तो ये विधायी शक्ति का केंद्रीकरण भी वो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत लाया गया। तो ये भी प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है वो विधि जो है वो भारत का गवर्नर जनरल सब परिषद के द्वारा बनाया गया, और वो विधि जो है वो पूरे भारत में एक प्रकार से ही लागू होगा। अब इस परिषद में लॉ बनाने के लिए ही लॉ मेंबर का प्रवेश हुआ, क्योंकि ये इसी का कार्य था लॉ बनाने के लिए, और लॉ बनाने के लिए एक लॉ का जानकार होना चाहिए। ऐसे में 33 के चार्टर एक्ट के तहत इस परिषद में एक विधि सदस्य का आगमन, और वो विधि सदस्य जो प्रथम इस परिषद में शामिल हुआ था उसी का नाम था मैकाले। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कि मैकाले पहला ऐसा व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल सब परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। यानी जो संरचना पहले 1+3 वाला था वो संरचना विधि सदस्य के शामिल होने से क्या हो गया, 1+3+1। ये 1+3 तो हो गया परिषद के सदस्य, और ये 1 मेंबर जो है यही है लॉ मेंबर, और ये पहला लॉ मेंबर कौन था, वो था मैकाले। तो यही आपका लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार से फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि प्रेसिडेंसी स्तर या प्रांत के स्तर से जो कर राजस्व संग्रहण होगा ये भारत के गवर्नर जनरल सब परिषद के अधीन होगा, और वहीं से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रांत या प्रेसिडेंसी स्तर पर। जस्ट आज के संदर्भ में अगर बात करें, वर्तमान में जिस प्रकार से संचित निधि का कॉन्सेप्ट है कि राज्य से वसूला गया कर जो है वो केंद्र में के संचित निधि में जमा होता है, कुछ करों को अगर छोड़ दिया जाए, उसी प्रकार से जो स्मॉल टैक्सेस थे तो उनको राइट था कि वो आप अपने अधीन रखें, यानी गवर्नर अपने अधीन रख सकते हैं। लेकिन बृहद पैमाने पे जो टैक्स है वो सारे टैक्स जो है वो कलेक्टिवली जो है वो उस फंड में जमा होगा, और उसी फंड से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस फंड पे जो कंट्रोल रहेगा वो बेसिकली किसका रहेगा, गवर्नर जनरल और उसके परिषद को। तो ये आपको 1833 का चार्टर एक्ट का प्रमुख प्रोविजन रहा जो हमने आपको यहाँ पर बतलाया। इसके अलावा 33 के चार्टर एक्ट में कई सारे प्रावधान भी रहे हैं, जैसे प्रावधान नंबर 1, एक नया प्रांत बनाया गया इसी चार्टर एक्ट के तहत, आगरा और पश्चिमी अवध को मिलाकर, और उस प्रांत को कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी चार्टर एक्ट के तहत जो था 1833 में दास प्रथा की समाप्ति का भी प्रोविजन लाया गया, जिसको लागू किया गया 1843 में, और इसी चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये टोटल आपका 1833 का चार्टर एक्ट का जो प्रोविजन था वो हमने आपको यहाँ पर बताया। इस चार्टर एक्ट के तहत जो है वो प्रोविजन नंबर 1 राजनीतिक केंद्रीकरण, जो भी हमने आपको बताया था, जिसके तहत मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसके तहत जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। विधायी केंद्रीकरण, यानी जो प्रेसिडेंसी स्तर पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो छीन लिया गया। वित्तीय केंद्रीकरण, यानी अब सारा फंड जो है वो केंद्रीय स्तर पर क्या होगा, जमा होगा, ये भी हमने आपको बताया। इसके अलावा हमने अभी बताया दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति, ये भी हमने आपको अभी बताया था, दास प्रथा की समाप्ति। इसके अलावा हमने बताया एक नया प्रांत बनाया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत, जो आगरा और पश्चिमी अवध को मिलाकर बनाया गया, और समस्त व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। ये सभी प्रोविजन जो है वो मुख्य रूप से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत देखा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये 1833 का चार्टर एक्ट। उसी प्रकार से अगला चार्टर एक्ट अगर देखें तो वो है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। और इस 53 के चार्टर एक्ट के प्रोविजन अगर देखें तो चूंकि ये चार्टर एक्ट है, यानी फिर से कंपनी को अनुमति लेना था भारत में शासन करने के लिए, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमति तो दे दिया गया शासन करने के लिए, लेकिन निश्चित सीमा, निश्चित समय जो है वो तय नहीं किया गया। यानी इस चार्टर एक्ट के तहत
ये प्रोविजन ये कहा गया कि कंपनी भारत में शासन कर सकती है, लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं है। जो पहले के चार्टर एक्ट के तहत 20-20 साल का टेन्योर दिया जाता था, वो अब इस चार्टर एक्ट के तहत नहीं दिया गया था। तो ये प्रोविजन ध्यान में रखिएगा कि इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को शासन करने की इजाजत दी गई, लेकिन कब तक शासन करेगी ये ब्रिटिश संसद की निर्भरता पर निर्भर रहा। उसी प्रकार से इसी चार्टर एक्ट के तहत सीओडी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में, जो सीओडी में सदस्यों की संख्या जो 24 थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया। ये प्रोविजन ध्यान में रखिएगा। और 6 सदस्य को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत करने की बात की गई। तो ये आपको 1853 के जो चार्टर एक्ट का ये जो प्रोविजन था वो हमने बताया। इसी चार्टर एक्ट के तहत प्रोविजन एक और लाया गया, स्पष्ट केंद्रीय विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात की गई, केंद्रीय विधान परिषद बनाने की बात की गई। ये विधान परिषद का रोल ही था लॉ बनाने के लिए, और ऐसे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई वो टोटल 6 थे। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें अधिकतम संख्या 6 थे। ये टोटल मेंबर जो थे वो ऑफिशियल हुआ करते थे, यानी ब्रिटिशर हुआ करते थे। और ऐसे मेंबर जो इसमें प्रारंभ में शामिल हुए थे वो थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और 4 लोग जो है वो बंबई, बंगाल, मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांत से लिए जाते थे। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से जो है वो केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 53 के चार्टर एक्ट है। उसी प्रकार से 53 के चार्टर एक्ट में एक और प्रोविजन था, वो था प्रतियोगी परीक्षा कराने की, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा कराने की बात की गई। यानी कि अब सिविल सेवकों की सिविल सेवा में भर्ती जो है वो परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मैकाले समिति का संबंध जो है वो प्रतियोगी परीक्षा से है। एक जो हमने आपको बताया होगा मैकाले मिनट बताया होगा, उसका संबंध जो है वो मुख्य रूप से निकल कर आता है आपका पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। तो 1835 में मैकाले मिनट का गठन किया गया था, और 1854 में अगर बात करें तो ये मैकाले समिति का गठन किया गया था, जिसका संबंध जो है वो प्रतियोगी परीक्षा से रहा है। तो इस प्रकार 1853 का ये चार्टर एक्ट रहा। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद अगर देखें तो अगला जो एक्ट लाया गया वो नवीन शासन के दौरान लाया गया, यानी क्राउन रूल के दौरान। तो क्राउन रूल जिसकी शुरुआत 1858 से होती है, क्राउन रूल के दौरान अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण एक्ट जो है वो लाने का प्रयास किया गया था। हमने कल के क्लास में आपको बताया होगा कि जो संवैधानिक विकास हुआ वो कंपनी शासन में भी हुआ और क्राउन शासन में हुआ। तो क्राउन शासन में संवैधानिक विकास का एक उदाहरण मिलता है 1858 का एक्ट। इस एक्ट के बारे में हमें जानना है। इसमें अगर देखें तो 1861 का एक्ट, इस एक्ट के बारे में हमें समझना होगा। क्राउन शासन के दौरान अगला एक्ट देखें तो 1892 का एक्ट, हमें इस एक्ट के बारे में भी समझना होगा। क्राउन शासन के दौरान अगर देखें तो 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट, यह एक्ट भी हमें समझना होगा। क्राउन शासन के दौरान अगर देखें तो 1919 का एक्ट, ये भी क्राउन शासन के दौरान। और क्राउन शासन के दौरान अगर देखें तो एक और महत्वपूर्ण एक्ट लाया गया, ये है आपका 1935 का। तो इतने सारे एक्टों पर जो है वो हमें एक एक करके अभी हमें डिस्कस करना। ये जितने भी एक्ट है वो सभी एक्ट जो है वो कंपनी रूल के दौरान नहीं बल्कि क्राउन शासन के दौरान लाया गया। यानी सत्ता जब परिवर्तन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो समाप्ति हुई और ब्रिटिश रूल यानी क्राउन रूल की शुरुआत हुई, उस क्राउन रूल के दौरान ये एक्ट जो है वो लाया गया। अब इन्हीं एक्टों में जो पहला एक्ट हम आज डिस्कस कराने जा रहे हैं वो है आपको 1858 का एक्ट। तो 1858 के एक्ट के संदर्भ में अगर बात करें तो इस 1858 के एक्ट के तहत कई सारे परिवर्तन हुआ। जैसे इंग्लैंड की संरचना में कुछ परिवर्तन, और इंग्लैंड की संरचना में अगर बात करें तो पहले जो इंग्लैंड में सीओडी और बीओसी जैसी संस्था थी, जो हमने
कल के वीडियो में बताया था, ये दोनों संस्था को इंग्लैंड में क्या किया गया, समाप्त किया गया, और इन दोनों के बदले इंग्लैंड में जो नवीन संस्था लाई गई वही था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव। तो 1858 के एक्ट के तहत इंग्लैंड में क्राउन का एक प्रतिनिधि आए और वो प्रतिनिधि भारत सचिव कहलाया। ये भारत सचिव के सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया जिसमें टोटल मेंबर कितने थे, 15। तो इस प्रकार से ये संरचना स्थापित हुआ 1+15 का, 1 भारत सचिव और 15 उसके सहायता के लिए परिषद। तो ये इंग्लैंड की संरचना में इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ। भारत के संरचना में अगर देखें तो इंडिया के संरचना में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जगह एक नया पद लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जगह एक नया पद लाया गया और वो पद था वायसराय। और यही वायसराय, जो प्रथम वायसराय जो था वो वायसराय कैनिंग के रूप में कल कराया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कैनिंग जो था वो प्रथम वायसराय के रूप में जाना गया। और कैनिंग से पहले अगर हम बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा है, ये कमेंट में आप लोग हमें बताइएगा कि कैनिंग से पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कमेंट में आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो ये 1858 का ये मुख्य रूप से अधिनियम रहा जो इंग्लैंड और भारत की संरचना में परिवर्तन किया गया। इसके अलावा 1858 के एक्ट में अगर देखें तो बहुत सारे चीजों में भी परिवर्तन लाया गया, जैसे देशी रियासत के संदर्भ में परम सत्ता की घोषणा। ये परम सत्ता की घोषणा भी 1858 के अधिनियम के तहत लाया गया, जिसके तहत यह निकल कर आया कि रियासतों के अभिभावक के रूप में क्राउन का उभरना, ये 1858 के अधिनियम के रूप में रहा। 1858 के अधिनियम में अगर देखें तो विक्टोरियन घोषणा पत्र की जारी किया गया और इसी विक्टोरियन घोषणा पत्र, ये नवंबर 1858 में, ये ध्यान में रखिएगा कि ये विक्टोरियन घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, तो 1 नवंबर 1858 को। और इसी विक्टोरियन घोषणा पत्र के तहत भारत में विस्तारवादी अभियान को क्या किया गया, रोक दिया गया। तो 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश विस्तारवादी नीति को क्या किया गया, त्यागा गया। ये आपका 1858 के अधिनियम था। इसके अलावा अगर देखें तो इस अधिनियम के तहत सामाजिक और सांस्कृतिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ये सभी चीज जो है वो 1858 के अधिनियम के तहत देखा गया था। 1858 के अधिनियम के पश्चात अगर दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम देखें तो अधिनियम निकल कर आता है आपका 1861 का एक्ट। तो इसे भी शॉर्ट में आप जल्दी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इस एक्ट के तहत सबसे पहला प्रोविजन लाया गया विभागीय प्रणाली की शुरुआत। ये सबसे पहला प्रोविजन लाया गया था, विभागीय प्रणाली की शुरुआत। और इसकी शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो था कैनिंग। ये विभागीय प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि कैनिंग ने प्रत्येक विभाग जो है वो किसी न किसी के अधीन रख दिया। और यही विभागीय प्रणाली जो है वो भविष्य में जो है पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव को दर्शाता है। यानी विभागीय प्रणाली ने ही आगे जाकर किसका विस्तार कर दिया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जो विस्तार है ये इसके तहत किया गया है। तो ये आपका 1861 का अधिनियम के तहत एक प्रोविजन था विभागीय प्रणाली की शुरुआत। दूसरा प्रोविजन जो था 1861 से पहले, जो हमने आपको बताया था कि 1853 का चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। और इस केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो हमने आपको बताया था वो मैक्सिमम 6 था। अब इसको बढ़ाकर इस एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या 12 कर दिया गया, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों, सरकारी मतलब ब्रिटिशर और गैर सरकारी मतलब भारतीय को भी शामिल करने की बात की गई है इसी में। यानी कि आधा जो है सरकारी और आधा जो है वो गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो 1861 के अधिनियम के तहत ही केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों का प्रवेश हुआ। और ऐसे भारतीय जो इस परिषद में शामिल होने वाले प्रथम जो थे वो थे सर दिनकर राव, पटियाला के राजा और बनारस के राजा। ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद में पहले भारतीय के रूप में प्रवेश होने वाले 3 व्यक्ति थे, सर दिनकर राव, पटियाला के राजा और बनारस के महाराजा। इसके अलावा 1872 में जो है वो इस
विधान परिषद में 1872 में इस विधान परिषद में नरेंद्र कृष्ण देव और रामनाथ टैगोर का भी प्रवेश हुआ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, 1861 के अधिनियम के तहत बंबई और बंगाल बंबई और मद्रास के गवर्नरों को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो राइट बंगाल और बंबई और मद्रास के गवर्नरों से छीन लिया गया था, ये पुनः जो है वो आपको इस एक्ट के तहत दिया गया कि वो अब अपने क्षेत्र में वो कानून बना सकते हैं। यानी कि गवर्नर स्तर पर यानी प्रांतीय या प्रेसिडेंसी स्तर पर पुनः कानून बनाने का राइट जो है वो 1861 के अधिनियम के तहत किया गया। 1861 के अधिनियम के तहत ही प्रांत स्तर पर, ये ध्यान रखिएगा, प्रांत स्तर पर विधान परिषद गठन करने का भी प्रोविजन लाया गया और कई प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद का गठन किया गया। जैसे बंगाल विधान परिषद 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत विधान परिषद 1886 में, पंजाब विधान परिषद 1897 में। तो ये आपको प्रोविजन आपको ध्यान में रखना होगा कि इसी चार्टर, इसी एक्ट के तहत जो है वो प्रांतीय विधान परिषद का गठन, इसी एक्ट के तहत जो है वो बेसिकली क्या हुआ आपका निकल कर आया विभागीय प्रणाली की शुरुआत। इसी एक्ट के तहत अगर देखें तो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों का प्रवेश करने का प्रोविजन लाया गया और इसी एक्ट के तहत एक और प्रोविजन जो था वो था अध्यादेश, यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के तहत किया गया था, वो था आपका 1861 के अधिनियम के तहत। और ऐसे अध्यादेश का समय सीमा जो था वो 6 माह तक हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अध्यादेश का आधार जो है वो 6 माह तक निकल कर आता है, ठीक है ना, ये 6 माह तक ये आधार निकल कर आता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कराया। इसके बाद अगर हम एक्ट अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है 1892 का एक्ट। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इस एक्ट 1892 का एक्ट जो कि उदारवादी यानी नेशनल मूवमेंट, जब हम आएंगे तो उसमें डिस्कस कराएंगे, उदारवादियों की एक सबसे बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। और इसी 1892 के एक्ट के तहत कई सारे ऐसे प्रोविजन जो है वो लाने का प्रयास किया गया। तो 1892 का एक्ट जो था, इस एक्ट के तहत सबसे पहले तो ये हुआ, जो मैक्सिमम 12 सदस्य जो थे वो शामिल जो हुए थे केंद्रीय विधान परिषद में, उसको बढ़ाकर 16 कर दिया गया। यानी केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितना किया गया, 16, जिसमें 40% सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। और ऐसे सदस्यों का प्रवेश जो है वो इस आधार पर किया जाएगा, निर्वाचित और मनोनीत, इसके आधार पर, यानी मनोनीत के आधार पर किया जाएगा। तो ये आप एक प्रोविजन को ध्यान में रखिएगा। 1892 के एक्ट में क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या जो है वो 16 कर दिया गया। और इसी विधान परिषद के तहत जो है वो इसी एक्ट के तहत सदस्यों के अधिकार में भी बढ़ोतरी किया गया। जैसे सदस्यों के अधिकार में बढ़ोतरी इसी 1892 के एक्ट के तहत हुआ। ये अधिकार में बढ़ोतरी क्या था, एक बजट के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करने का अधिकार, और दूसरा जो था वो था सार्वजनिक मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार। तो सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार, बट इसमें कुछ लिमिटेशन था। आप प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व सूचना आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना होगा, 6 दिन पूर्व सूचना देकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उस प्रश्न का जो जवाब मिला उसका आप आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये राइट अभी तक नहीं रहा। तो 1892 का जो भी प्रोविजन था वो बेसिकली प्रोविजन जो है ये कांग्रेस के उदारवादियों की उपलब्धि को दर्शाता है। इस 1892 के एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, जिसको मैक्सिमम किया गया आपको
16 और इसी 1892 के एक्ट के तहत भारतीयों को कुछ राइट दिया गया और वो राइट था बजट के संदर्भ पर विचार देना, सार्वजनिक मामले के संदर्भ में प्रश्न पूछने का अधिकार। तो ये सभी जो प्रोविजन जो है वो 1892 के एक्ट में लाया गया। 1892 के एक्ट में पहली बार निर्वाचित और मनोनयन जैसी व्यवस्था लाई गई। हालांकि चुनाव जैसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चुनाव जैसे शब्द का पहला प्रयोग अगर हम कहीं देखेंगे तो 1909 का पार्लियामेंटो एक्ट के रूप में देखेंगे। तो आज के सेशन के माध्यम से हमने इतने सारे महत्वपूर्ण एक्टों के बारे में डिस्कस कराया था, जिस एक्ट में अगर देखें तो 1833, 1853, 1858, 1861 और 1892 का एक्ट रहा है। एक क्लास आपका और भी रहेगा संवैधानिक विकास का, जो है आपका 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम। तो कल के क्लास के माध्यम से हम 1909, 1919 और 1935 के एक्ट के माध्यम से हम इसको एंड करेंगे और इसको एंड करते हुए हम आ जाएंगे महत्वपूर्ण विद्रोहों को लेकर और राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। तो बहुत ही जल्द जो है 1 से 2 क्लास के अंदर में हम नेशनल मूवमेंट के टॉपिक पर हम आएंगे। उस नेशनल मूवमेंट के तहत हम जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।